नमस्कार, मैं ईशा हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपकी एंकर हूँ। स्मार्ट दिखने के लिए बालों की क्या महत्वपूर्णता है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे बाल झड़ जाएं तो हमारा लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, उम्र से लेकर जेनेटिक्स तक, स्ट्रेस एटसेट्रा। तो आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि हमारे बाल झड़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हमें अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे बनाए रखना है। हेयर स्मार्ट कैसे बने, इस बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए और ज़्यादा शिक्षित बनाने के लिए देश की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर महिमा अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ हैं। डॉक्टर महिमा, हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट में चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपने डर्मेटोलॉजी में और ट्राइकोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन करना क्यों चुना। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा नाम डॉक्टर महिमा अग्रवाल है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है नॉर्थ दिल्ली के एरिया में, और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से भी अटैच्ड हूँ एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी एक ऐसी मेडिकल ब्रांच है जिसमें हमें बहुत इन्वेस्टिगेशंस की नीड नहीं है। हमारे सामने हम सारी डायग्नोसिस हमारी मेनली क्लिनिकल बनती है। हम जो देखते हैं, वी आर द ओनली पीपल जो हम अपने में वी आर इनफ टू मेक अ डायग्नोसिस। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अगर बीमारी ठीक होती है तो पेशेंट को दिख रहा होता है, कम हो रही है स्किन की रैश या बेटर हो रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, इसलिए मैंने डर्मेटोलॉजी चूज़ करी। तो मैम, आपको जब पेशेंट्स आपके हैप्पी होते हैं, आप जब उनका क्योर करते हो, तो वो उनको जो हैप्पीनेस मिलती है वो चीज़ आप लोग को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग किसी डॉक्टर के लिए हो नहीं सकती अगर पेशेंट हैप्पी है। एग्जैक्टली, अगर आपके वर्क से कोई खुश हो रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं अपने वर्क से सेटिस्फाइड होते हो। डेफिनेटली। डॉक्टर महिमा, हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने हेयर फॉल को फेस करते हैं। अक्सर ही हमारे बाल झड़ते रहते हैं, रोज ही कुछ ना कुछ बाल गिरते हैं, लेकिन हमें कब ये मान लेना चाहिए कि हमें हेयर लॉस हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसके बाल झड़ते नहीं हैं। कुछ बाल डेली हमारे गिरते हैं, ये एक नॉर्मल फैक्ट है। ये एक हमारी हेयर साइकिल होती है जिसमें एक हेल्दी चीज़ मानी जाती है कि कुछ संख्या में बाल गिरेंगी। ओके। जो जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे कि अप टू 100 हेयर एक दिन में गिर सकते हैं, वो नॉर्मल होता है। पर ये वाला फॉल जनरली नोटिसेबल नहीं होता। हम कंघी कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ये नोटिस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 100 हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी। सो जो 100 जो हेयर फॉल है वो नोटिसेबल नहीं होता। चलते फिरते गिर जाता है, कोम कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज़ में ये फॉल हो जाता है। सो अगर आपका इतना हेयर शेड हो रहे हैं कि आप शैम्पू कर रहे हो, आपकी पूरी ड्रेन क्लॉग हो गई है, या आप सुबह सो के उठे आपके पिलो पे बाल ही बाल हैं, या आप कोम कर रहे हो तो गुच्छा निकल रहा है बालों का, देन डेफिनेटली ये अलार्मिंग साइन है। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम हेयर फॉल काउंट टेस्ट बोलते हैं। ओके। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या हमारे 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एक वाइट बेडशीट या किसी वाइट पेपर के ऊपर कोम करें। एक दिन ऐसा 7 डेज करें और एक रफ आइडिया गिनती करके करें कि कितने बाल गिर रहे हैं। अगर 7 डेज का टोटल 700 से ऊपर हो रहा है तो हम डेफिनेटली बोलते हैं आप डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलें। ये तो एक हेयर फॉल की बात हो गई। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको फॉल इतना नहीं हो रहा होता बट स्कैल्प विजिबल होता है। मतलब हम नॉर्मली बोलते हैं कि स्कैल्प नहीं शो होना चाहिए ड्राई हेयर में, बट अगर आपका स्कैल्प की स्किन दिख रही है, चाहे एक राउंड पैच बन गया या पूरा ही स्कैल्प थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, डिफ्यूज थिनिंग जिसे हम बोलते हैं, या कोई अलग सी शेप में दिख रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है या 700 से ज़्यादा एक हफ्ते में गिर रहे हैं तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ओके, तो ये हमें टेस्ट करना चाहिए पहले कि थोड़ा एक वाइट बेडशीट हमने बिछा लिया और 7 डेज हम देखें कि हमारे 700 हेयर्स से ज़्यादा अगर फॉल हो रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन कई बार इतने ज़्यादा गिर रहे होते हैं कि नीड ही नहीं होती, तो आप डेफिनेटली तब भी मिल सकते हैं। एग्जैक्टली।
डॉक्टर महिमा, मेन और वुमेन में क्या हेयर फॉल में डिफरेंस होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हेयर लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन कॉज है मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें आम तौर पे हेयर थिनिंग होती है। मेन में ना सिर्फ ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा पाया जाता है, ये ज़्यादा सिवियर भी होता है। विमेन में ये फिर भी कम होता है और थोड़ा कम सिवियरिटी से पेश आता है। मेन में अगर हम देखें तो टेम्पोरल रिसेशन होता है, यहाँ ये दोनों एंगल्स पीछे जाने लगते हैं, वर्टेक्स में थिनिंग होने लगता जी है। बिल्कुल। विमेन में लाइन, जो हमारी हेयर लाइन है वो मेंटेन्ड रहती है और सेंटर पार्टिंग ब्रॉड होने लगती है। ब्रॉड होने लग जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेनली डिफरेंस है हेयर थिनिंग में। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक टाइप होते हैं हेयर फॉल के, जैसे एक पोस्ट प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद 2 to 3 मंथ्स के बाद बहुत फॉल होता है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ विमेन में ही हो सकता है, एक ये डिफरेंस है। और जो ये मेल पैटर्न हेयर लॉस हैं या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हैं, ये मेनली मेल हार्मोन की वजह से होते हैं। दैट इज़ वाई ये मेन में ज़्यादा होता है। बट आजकल क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया है कि विमेन में भी PCOS बहुत प्रेवलेंट है, तो इसलिए आजकल हम विमेन में भी बहुत कॉमनली हेयर थिनिंग देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर महिमा, हमें बताएं कि एलोपेशिया क्या है? एलोपेशिया बस एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, दैट्स इट। और दैट इज़ द ओनली थिंग, मतलब हेयर लॉस का साइंटिफिक नेम इज एलोपेशिया। तो क्या ऐसा है कि गंजापन सिर्फ बुजुर्गों में ही देखने को मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंजापन, हाँ ये बात ज़रूर है कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है गंजापन होने की संभावना बढ़ती जाती है। जैसे हमारी डर्मेटोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है कि 50% ऑफ men will experience hair thinning at 50 years of age. 80% of men will experience hair thinning at 80 years of age. ये एक डेटा होता है। तो डेफिनेटली एज के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डाइट, सब कुछ इतना बदल गया है, अनहेल्दी होता जा रहा है कि ये सारी चीज़ें और यंगर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं। इनफैक्ट जैसे जो यंग बॉयज़ हैं हु आर इनटू अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उससे भी ये प्रक्रिया फास्ट हो जाती है हेयर थिनिंग की। यानी कि स्टेरॉइड्स हेयर फॉल के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है? यस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, क्योंकि उनका मेल हार्मोन जैसा इफेक्ट आता है। मतलब अगर वो एक तरफ अपना हार्मोन से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हेयर थिनिंग, अगर जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज्ड हैं तो हेयर थिनिंग भी ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। और ना ही नॉट जस्ट पैटर्न हेयर लॉस, बहुत सारे कारण होते हैं हेयर लॉस के जो बहुत कॉमनली बच्चों में भी पाए जाते हैं। जैसे एलोपेशिया एरिएटा है, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों में ही हेयर फॉल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों में बहुत कम एज में ही मैं देख रही हूँ कि हेयर ग्रे होने की शिकायत आने लग रही है। तो वाकई में बच्चों में भी हेयर फॉल के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर, आपके जवाब से ही एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं, जैसा कि आपने अभी चर्चा किया है एज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो एज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या भूमिका है हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए? सारी भूमिका ही इन चीज़ों की है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हो गया रूट जो हमारी स्किन के अंदर है, दूसरा हो गया हमारा हेयर लेंथ। तो रूट हमारा एक्टिव पार्ट है जो बाल बना रहा है। जैसे कोई पौधा है तो अगर उसकी रूट अच्छी है, उसको सॉइल अच्छा मिल रहा है, मैन्योर अच्छा मिल रहा है, तो वह अच्छा बाहर निकल के अच्छा ग्रो करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी रूट के लिए खाना क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो हमारा बाल एक तरह से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक प्रोटीन का धागा है और ऑन एन एवरेज हमारे स्कैल्प पे अराउंड 1 लाख हेयर होते हैं। एक महीने में 1 सेंटीमीटर के अराउंड ग्रो करता है हेयर। ओके। तो एक महीने में ये सारे 1 लाख हेयर प्रोटीन बना रहे हैं धीरे धीरे करके, रात दिन पूरे टाइम ये बाल बन रहा है हमारी बॉडी में। हमारे ये हेयर रूट के सेल्स सबसे एक्टिव सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में।
तो 1 महीने में इन्हें तकरीबन 100 फीट लंबा प्रोटीन का धागा बना वो नहीं बनेगा अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे। तो हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए हमारे बॉडी में, जो हमारी डाइट देती है। आजकल बहुत इंस्टेंट फूड्स हम खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं जिनमें प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये। सो डाइट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी एक्सटर्नल हेयर लेंथ्स की बात करें तो ये डेड ऑर्गन है। इसको अच्छा, शाइनी, सुंदर बनाने के लिए हमें इसकी केयर करनी चाहिए, जैसे कि हीट से दूर रखना चाहिए, केमिकल से दूर रखना चाहिए, शैम्पू रेगुलरली करें, हम कंडीशनर रेगुलरली करें, धूप की किरणों से बचाएं, और स्मोकिंग अच्छा नहीं माना जाता बालों के लिए, उसका भी बुरा असर आता है, तो वो भी ना करें। स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस से बहुत हेयर फॉल होता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। स्मोकिंग, मैम आपने चर्चा किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इम्पैक्ट आता है हेयर्स पर? क्या ऐसा भी होता है कि स्मोकिंग करने से जो हमारे हेयर्स हैं वो काफ़ी रफ हो जाते हैं और उनके ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है? यस, स्मोकिंग से जो चीज़ें आपने बताई वो सब हो सकता है। हेयर ग्रोथ पे भी इफेक्ट आ सकता है, हेयर टेक्सचर पे भी इफेक्ट आ सकता है। स्मोकिंग ओवरऑल बॉडी के लिए भी हार्मफुल ही मानी जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये जंक फूड तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सभी बहुत खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है न्यूट्रिशियस तो कहीं से भी नहीं होता है वो, तो ऑब्वियसली वो हमारे हेयर ग्रोथ में कहीं भी हमें हेल्प नहीं करने वाला है। डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि आजकल ये केमिकल ट्रीटमेंट्स तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना, सब लोग फैशन फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जैसे हेयर कलरिंग है, हेयर स्मूथनिंग है, कैरेटिन ट्रीटमेंट है, इन सबों का क्या इम्पैक्ट है हमारे हेयर्स पे? सो जैसे हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स हम ले लें, केराटिन ले लें, या जिसे हम हेयर बोटॉक्स बोलते हैं, रीबॉन्डिंग, इन सब में ही बहुत हाई डिग्रीज ऑफ हीट यूज़ होती है, इन सब में ही केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आइडियली स्पीकिंग हेयर के लिए एडवांटेजेस नहीं होते। ये इन्हें मार्केट ऐसा किया जाता है कि ये बहुत आपके हेयर में प्रोटीन डाल रहे हैं, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट जो आप ओरल अपने डाइट में प्रोटीन ले रहे हो उसका सप्लीमेंट नहीं है ये। इससे इनफैक्ट डैमेज बहुत होता है। बिल्कुल रूट्स के पास अगर हम बहुत हाई लेवल ऑफ हीट लगाते हैं तो हमारी रूट्स भी डैमेज हो सकती हैं। सो आइडियली ना कराएं। अगर आप बहुत यू रियली वांट टू गो फॉर इट तो एज इनफ्रीक्वेंट एज पॉसिबल जो आपका रेगुलर स्टाइलिंग डिवाइसेस हैं, जो भी हीट बेस्ड प्रोसीजर्स हैं, वो भी लो लेवल पे यूज़ करें, उसमें सेटिंग लो रखें हीट की, थोड़ा दूर से करें। तो हीट इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर हेयर। एंड द अदर थिंग वाज कलरिंग। Yes. Coloring also is not very ideal, but of course ग्रे हो रहे हैं तो कुछ किसी वे से कैमोफ्लैज करना ज़रूरी है, तो वो फिर भी इट्स नॉट दैट बैड एज हीट। तो मैम आपने हीट का जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि हेयर ड्रायर्स जो रेगुलरली ही लोग यूज़ करते हैं, तो क्या वो भी हार्मफुल है हमारे हेयर्स के लिए? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। बहुत टू मच ऑफ हीट इज़ नॉट गुड, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ हीट पे बहुत पास से करें वो अच्छा नहीं है। बट कुछ ऐसी भी स्टडीज़ हैं कि बाल को पूरे टाइम बहुत देर तक गीला छोड़ना इज़ ऑल्सो नॉट गुड। यस। तो ऐसा बोला जाता है कि फ्रॉम अ डिस्टेंस अबाउट 15 सेंटीमीटर दूर से लो हीट पे आप करेंगे तो दैट इज़ ओके। बारिश के मौसम में जैसे अगर हम हेयर वॉश करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है बालों को सूखने में। हाँ। और बारिश में स्पेशली मुझे लगता है कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। मॉनसून्स में तो इंडियंस का बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग होता है, इट इज़ अ फैक्ट, होता है। ओके डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, शाइनी ग्लोई बनाने के लिए कोई हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी है? बिल्कुल है। जैसे कि मैंने बताया, आपकी हेयर रूट्स सबसे ज़्यादा, वहाँ ऐसे सेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन्हें पूरे टाइम खाना चाहिए। जैसे रूट का हम एग्जाम्पल दोबारा से लें तो हमें उसको अच्छा सा पोषण देना पड़ेगा, वैसे ही हमारे बालों के लिए है। हमारे बहुत सारी डिसर्निंग बॉडीज़ हैं जिन्होंने अलग अलग कट ऑफ्स बनाए हुए हैं कि कितना हमें एक दिन में आयरन खाना है, कितना कैल्शियम खाना है, जिसे हम RDA बोलते हैं, जिसे रेकमेंडेड डेली अलाउंस। तो ऐसी खूब सारे
पूरा डेटा है सब जगह, बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं कि हमें अपनी बॉडी के लिए कितने मिलीग्राम्स या कितने माइक्रोग्राम्स ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सो ऑफ कोर्स हमारे हेयर रूट्स को भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं ये सारे विटामिन्स, चाहे हम डाइट से लें या सप्लीमेंट्स से लें। डॉक्टर, आपने सप्लीमेंट्स की बात की है तो मैं जानना चाहूँगी कि मैं पर्सनली ये सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स के लिए, तो क्या ये सप्लीमेंट मेरे लिए सही है? ओके, ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, बट ये मेन के लिए डिज़ाइन करा गया है। यानी कि मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट थेरेपी है? बिल्कुल है, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट थेरेपी आपके हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। ओके। जनरली एक एवरेज मैन का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ वुमन। एग्जैक्टली। तो इसलिए उनमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए एज कम्पेयर टू अ लेडी। यस। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मेन में थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं, विमेन में थोड़े से कम चाहिए होते हैं, एक्सेप्ट फॉर आयरन। आयरन इज़ द ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट जो विमेन में ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि महिलाओं को हर मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है। तो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी विमेन में बहुत कॉमन है, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस है इन विमेन। तो आपके लिए जो विमेन के लिए डिज़ाइन करा गया है, जिसमें अगर आप इनका लेबल पढ़ोगे तो आयरन की ज़्यादा मात्रा है फॉर द विमेन वाला सप्लीमेंट। सो दिस सप्लीमेंट इज फॉर वुमेन। यस। तो हमें मेन और वुमेन का हमें देख के डिफरेंट है। हाँ, हमें फिर मतलब बिना प्रिस्क्राइब किए हुए डॉक्टर के हमें यूज नहीं करना चाहिए ये न्यूट्रिएंट थेरेपी। महिमा, आपने हमें बताया कि एज, जेनेटिक्स, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या मेनोपॉज भी विमेन में हेयर फॉल का कॉज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेनोपॉज एक महिला की लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब जो हमारे गुड फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, हमारे स्किन को ग्लो कराते हैं, हमारे हेयर के लिए अच्छे हैं, वो सडनली कम हो जाते हैं। तो मेनोपॉज का इफ़ेक्ट पूरे बॉडी पर आता है। जैसे आपके हेयर में जो अच्छा लस्टर था वो कम हो जाता है, शाइन, बाउंस ये थोड़ा कम हो जाता है। सडनली हेयर थिनिंग भी हो जाती है, जितने नंबर ऑफ हेयर थे वो कम हो जाते हैं। जिस स्पीड से बाल बढ़ रहे थे वो उतनी अच्छी गति से नहीं बढ़ते, और स्किन पे तो डेफिनेटली आते ही हैं मेनोपॉज में चेंजेस। उससे पहले, मेनोपॉज से पहले का जो स्टेज होता है, जो टाइम होता है विमेन का, अगर उसमें हेयर ग्रोथ ना हो रहा हो, लाइक बाल एक बार होते हैं ना कि इतने बढ़ते हैं, अच्छे से बढ़ रहे होते हैं, लॉन्ग हेयर्स हो जाते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा हो कि उनको लॉन्ग होना बंद हो जाए, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं मैम? जनरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है कि बहुत अच्छा पोषण नहीं मिल रहा शरीर को, तो शरीर उतने अच्छे बाल बना भी नहीं पा रहा। डॉक्टर महिमा, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, स्वस्थ बालों के विकास के लिए आप क्या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल आपके स्वस्थ हैं, तो उन्हें अच्छे से मेंटेन करें। यानी कि अपनी डाइट हेल्दी रखें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लें, बहुत जंक फूड ना कंज्यूम करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें जिससे आपके हार्मोन्स संतुलित रहें, बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, स्ट्रेस कम से कम लें, और अपनी बालों की केयर अच्छी करें। जैसे शैम्पू करें रेगुलरली, कंडीशनर यूज़ करें, लीव ऑन सीरम्स यूज़ कर सकते हैं जो कंडीशनर की तरह काम करते हैं। कभी बाहर धूप में, बहुत तेज़ धूप में निकल रहे हैं तो हैट से बचाएं अपने बालों को। हम सबको स्किन के बारे में तो पता है कि अपनी सनस्क्रीन लगानी है, स्किन को प्रोटेक्ट करना है, बट बालों की इतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। बाल भी हीट से और सन की हीट से डैमेज होते हैं, तो बालों को भी बचाएं। और सनलाइट में निकलने से पहले भी क्या कुछ ऐसा है जो हमें अपने हेयर्स पर अप्लाई करना चाहिए? नहीं, बस आप किसी क्लॉथ से, हैट से, अम्ब्रेला उसको से कवर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करना है हमें उसे सनलाइट से, और डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से हमें उसको बचा के रखना है। डॉक्टर महिमा, क्या जो लॉस्ट हेयर्स हैं उनको रीगेन करना, उनका रीग्रो होना पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे बाल क्या कॉज है, क्या कारण है जिस वजह से झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं या थिनिंग हो रही है। तो जनरली कॉजेस हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें रूट डैमेज नहीं होती, एक होता है जिसमें रूट डैमेज होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें रूट्स ही डैमेज हो जाती हैं।
तो उन बीमारियों में अनफॉर्चुनेटली बाल वापस नहीं आ सकते। जो एक बॉल्ड पैच बन गया वो परमानेंटली बन गया। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो हम आम तौर पे जो जिन बीमारियों की हम बातें कर रहे हैं उन सब में रूट्स ठीक ठाक रहती है। तो इनमें पॉसिबल होता है कि वहाँ से दोबारा से बाल ले आना, चाहे हम कोई ओरल मेडिसिन लें, लगाने वाले लोशंस लें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करें, जानें कि आपके पर्टिकुलर केस में क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस है, क्या कारण है। उसी से हम बता पाते हैं कि बाल वापस आने की संभावना है भी कि नहीं। डॉक्टर महिमा, आपने बताया कि एंटी कैंसर्स जो मेडिसिन होती हैं, एंटी कोविड मेडिसिन हैं, इन सबों के बाद जब हम इनको लेते हैं उसके बाद कुछ महीनों के बाद हम हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या जो वायरल फीवर्स होते हैं उसमें भी जो हम मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसकी वजह से भी क्या हेयर फॉल हो सकता है? ओके, सो मैं इधर ये बताना चाहती हूँ कि एंटी कैंसर मेडिसिन से हेयर लॉस हो सकता है, आम दवाइयों से नहीं होता। वो मैं पहले जो कह रही थी उसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि जो बीमारी है कि अगर हमें बहुत सीवियर कोई डिजीज़ हो गई, हम हॉस्पिटलाइज हो गए या कोई हमारी सर्जरी होगी, वो हमारी बॉडी पे एक स्ट्रेस का काम करता है, उस वजह से हेयर फॉल होता है। बट इन आम दवाइयों से हेयर फॉल नहीं होता। डॉक्टर महिमा, लेट्स डिस्कस अबाउट सम मिथ्स। अभी आपने डिस्कस किया था मुझसे कि आपको रेगुलर शैम्पू करना चाहिए, हम सभी को रेगुलरली अपना हेयर वॉश करना चाहिए। तो एक मिथ है कि अगर हम रेगुलर शैम्पू करते हैं तो हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर हम रेगुलर शैम्पू करते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम अपनी स्कैल्प की स्किन को क्लीन कर रहे हैं, हम अपने बालों को क्लीन कर रहे हैं। शैम्पू से ना हमारे बाल और ज़्यादा झड़ सकते हैं, ना ही नए बाल ग्रो कर सकते हैं। शैम्पू सिर्फ एक क्लेंजिंग टूल है जिससे हम अपने स्कैल्प को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। जैसे हम अपने बॉडी को रोज़ बेदिंग के टाइम पे साफ़ करते हैं, वैसे ही शैम्पू बस हमारा हेयर क्लीन करता है। अब हमारी हेयर साइकिल कुछ इस तरह से होती है कि डेली बेसिस पे कुछ बाल गिरने ही गिरने हैं, तो बस शैम्पू वाले दिन वो अच्छे से सारे निकल जाते हैं। तो हमें साइकोलॉजिकली ऐसे लगता है कि हमने शैम्पू किया इस वजह से हमारे बाल गिर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली बस शैम्पू के टाइम पे वो सब एंटेंगल्ड जो बाल पड़े थे वो सब आराम से निकल आते हैं। तो शैम्पू बिल्कुल भी आपके हेयर फॉल को बढ़ा नहीं सकता। शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन रखेगा। इनफैक्ट अगर आप डैंड्रफ से सफ़र कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो शैम्पू उसको फिक्स करेगा। अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको कोई लोशंस दिए हैं लगाने के लिए, बाल उगाने के लिए, तो शैम्पू के माध्यम से वो क्लीन होएगा आपका स्कैल्प और वो दवाइयाँ अच्छे से काम कर पाएंगी। तो क्या कोई ऐसा शैम्पू हमें स्पेशली हेयर्स के लिए यूज़ करना चाहिए? लाइक अलग अलग पर्सन के लिए क्या अलग अलग शैम्पूज होते हैं? स्कैल्प के अकॉर्डिंग क्या हमें डिफरेंट शैम्पूज यूज़ करने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक डैंड्रफ एक बहुत आम समस्या है लोगों में, बहुत से लोगों को डैंड्रफ होता है, तो उस केस में एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आप यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएं। डॉक्टर महिमा, आपने हमें बताया कि हम रेगुलर शैम्पू कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्कैल्प के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट शैम्पूज यूज़ करने चाहिए? क्या पर्टिकुलर स्कैल्प के लिए कुछ पर्टिकुलर शैम्पूज रिकमेंड किए जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे एक डैंड्रफ एक बहुत आम समस्या है, बहुत से लोगों को डैंड्रफ होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में एंटी डैंड्रफ शैम्पूज बहुत आइडियल है कि या तो आप हर शैम्पू में आप एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, बाकी दिन आप अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ करें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही ऑयली स्कैल्प होता है कि बस एक दिन भी शैम्पू नहीं करा तो अगले दिन बहुत ऑयली हो जाएगा स्कैल्प, तो उनको कभी कभार क्लैरिफाइंग शैम्पूज भी हम रेकमेंड करते हैं कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक वो थोड़े क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज़ करें। कुछ लोगों का बहुत ही सेंसिटिव स्कैल्प होता है कि शैम्पूज़ या शैम्पूज़ भी एलर्जीज कर देते हैं, तो उस केस में हम सल्फेट फ्री ये वाले शैम्पूज़ रेकमेंड करते हैं। सो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बट अगर
कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो तो येस वी शुड चेंज आवर शैम्पू। ओके डॉक्टर महिमा, आप हमें बताएं कि क्या ये जो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ डिफरेंट शैम्पूज हैं मार्केट में? हाँ जी, बिल्कुल, उनके लिए डिफरेंट शैम्पूज आते हैं जो केमिकली ट्रीटेड या हेयर कलर वाले व्यक्तियों के लिए कुछ माइल्डर शैम्पूज आते हैं जो कलर को निकाल ना दें। इनफैक्ट अगर हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि जैसे अगर किसी को डैंड्रफ है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है जिसे मुहासे या एक्ने बोलते हैं, तो इन पर्टिकुलर लोगों को हम बोलते हैं कि जितना आप ज़्यादा शैम्पू करोगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप किसी को हम डेली भी रेकमेंड करते हैं आप शैम्पू करो, तो उस केस में जेंटल शैम्पूज, माइल्डर शैम्पूज हम ये रेकमेंड करते हैं। ओके डॉक्टर महिमा, हमें बताएं कि क्या हेयर ऑयलिंग, जैसे हमने एक मिथ जाना है कि रेगुलरली अगर हम हेयर ऑयलिंग करें तो हमारे हेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हेयर ऑयलिंग हमारे इंडियन कल्चर में बहुत डीपली इनग्रेन्ड है। Exactly. मतलब हम सब बड़े हुए हैं ये सुन के कि तेल नहीं लगाओगे तो बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बट एक्चुअली इसका ऑपोजिट ट्रू है। हमारा जो स्कैल्प में जो हेयर रूट होती है, हर रूट के साथ 1 या 2 ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स अटैच्ड होते हैं जिनका काम होता है तेल बनाना, जो इनफ होता है हमारे बालों के लिए। जो हम बाहर से ऑयल लगा रहे हैं उसका एडवांटेज जस्ट लाइक अ कंडीशनर है कि हमारे जो लेंस हैं हम उन पे अगर ऑयल लगाएंगे तो वो एज अ कंडीशनर उनको सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा, उनका टेक्सचर अच्छा करेगा। बट स्कैल्प पे ऑयल लगाने का कोई एडवांटेज नहीं है। स्कैल्प पे एडवांटेज मिलता है मसाज का, तो चाहे हम ड्राई मसाज करें या ऑयल के साथ मसाज करें, बात सेम है। इनफैक्ट ऑयल लगाने से हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ है, स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस है, किसी को बहुत पिंपल्स हैं, ये सब और वर्स हो सकती हैं। सो डेफिनेटली ओवरनाइट ऑयलिंग तो बिल्कुल ना करें। अगर आप इनमें से किसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो ऑयलिंग करें ही ना। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ऑयल करना तो आप सिर्फ लेंस पे लाइक अ कंडीशनर लगाएं और फ्यू मिनट्स के बाद शैम्पू कर दें। डॉक्टर महिमा, हमें बताएं क्या हेयर थिनिंग को रिवर्स किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। जितनी जल्दी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये सभी बीमारियों के साथ है। अर्ली स्टेज पे अगर आप पकड़ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर देंगे तो हम बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। प्रॉपर जहाँ बॉल्ड पैचेस बन गए हैं, जहाँ पे हेयर थिनिंग दिख रही है, वहाँ बाल वापस आ जाते हैं मेडिकल थेरेपी से। इतना अच्छा इलाज है। ओके डॉक्टर महिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा कहते हैं कि हेयर को अगर शेव करते रहो तो काफ़ी अच्छे हेयर ग्रोथ होते हैं। बच्चों में स्पेशली लोग ऐसा कहते हैं कि हम मुंडन कराएंगे तो बाल काफ़ी अच्छे आएंगे। हाँ। तो ये क्या आपको लगता है कि ये सही है या ऐसा सिर्फ एक मिथ है? ये क्लियरली मिथ है। ये क्लियरली एक मिथ है। शेविंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ, ऑन द डायमीटर ऑफ द हेयर, ऑन द कलर ऑफ हेयर। लाइक लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप शेव करोगे तो बाल मोटा हो जाएगा और काला हो जाएगा, बट ये बिल्कुल कंप्लीटली अनट्रू है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये मिथ डिबंक हो चुका है कि शेविंग हैज़ नो इफ़ेक्ट। शेविंग से जो हम ठीक है, हम अपना एक रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से करा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हेयर पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है बिकॉज रूट बहुत डीप होती है और रूट ही डिटर्मिन करती है कि कैसा बाल बनेगा। डॉक्टर महिमा, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? हेल्दी, ग्लोई, शाइनी हेयर्स उनको मिले, वो हेयर स्मार्ट दिखें, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश है कि आप अपनी डाइट बहुत हेल्दी रखें, बहुत हेल्दी वेल बैलेंस डाइट रखें जिसमें अच्छा सा प्रोटीन हो। एक एवरेज हम बोलते हैं कि 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। तो मान लीजिए आप 50 केजीज आपका बॉडी वेट है तो 50 ग्राम्स प्रोटीन आपको एक दिन में कंज्यूम करना है फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड स्पेशली फॉर हेयर। तो आपकी डाइट बहुत अच्छी हो, संतुलित हो, जंक फूड्स अवॉइड करिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, अपने आप को जज करना सीखिए कि आपके केस में कितनी बार शैम्पू आपको करना चाहिए, ट्वाइस अ वीक या 4 टाइम्स अ वीक या डेली। शैम्पू से मत घबराएं,
हर शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर यूज़ करिए। हीट बेस्ड स्टाइलिंग से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें। बहुत इनफ्रीक्वेंटली यूज़ करिए हीट, बहुत स्पेशल ओकेजन्स के लिए लिमिटेड रखिए। और केमिकल्स या जो सैलून बेस्ड हाई हीट प्रोसीजर्स होते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करिए। बिल्कुल नेसेसरी है तभी कराइए। धूप से भी बचाइए अपने बालों को। यही सब। डॉक्टर महिमा, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बालों की समस्या से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर। आप सभी का धन्यवाद।